नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया एक बार फिर आक्रमण के साए में है। जंग के कई अलग अलग मोर्चे लगातार जहां पर आग धधक रही है, कहीं पर धमकियों की भाषा है, कहीं है मिसाइलों की गूंज। और समझिए, जब नए साल की शुरुआत हुई तो माना जा रहा था कि नया साल अब अलग अलग युद्ध के मोर्चों पर उम्मीदों वाला नजर आए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। रूस यूक्रेन में बमबारी अभी भी नहीं थमी, तनाव चरम पर है। मिडिल ईस्ट में हालात विस्फोटक बने हुए हैं और यूरोप से लेकर एशिया तक सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन नए हमले, हर दिन नए अलर्ट और हर दिन तबाही की आशंका। आज आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे कहां जंग और गहराती जा रही है, कौन दे रहा है धमकी और क्यों पूरी दुनिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आती है। तो ये 3 तस्वीरें हैं। नए साल पर खुशियों की आवाज से ज्यादा दुनिया में जंग की गूंज सुनाई देती है। आतिशबाजी के बीच मिसाइलों की आवाज है, जश्न के शोर में सायरनों की चीख। और आज हम इन्हीं 3 तस्वीरों के जरिए दुनिया की इस जंग की ये कहा जाए कि अक्कासी करने जा रहे हैं। पहली तस्वीर जो सामने आई वो आई यूक्रेन से, जहां पर नए साल की रात जब 12 बजने का इंतजार था तब मिसाइलें गिर रही थी। ड्रोन और रॉकेट्स की बारिश में शहर के शहर दहल उठे। लोग जश्न नहीं बल्कि जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भागते दिखे। नया साल लेकिन वही पुराना डर। और जो दूसरी तस्वीर नजर आई वो मॉस्को से, जहां पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आक्रामक संबोधन ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी। जीत के दावे, पीछे ना हटने का ऐलान और टकराव के संकेत। और इसी बयानबाजी के बाद में यह आशंका और गहरी हो गई, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। तीसरी तस्वीर आई गाजा से, जहां दुनिया नए साल का जश्न मना रही है, लेकिन गाजा आज भी सिर्फ जिंदगी की जंग लड़ रहा है। यहाँ ना आतिशबाजी है, ना खुशियां हैं। यहाँ बम के बाद अब भूख, प्यास और बारिश इंसान की परीक्षा ले रहा है। तो ये है नए साल की 3 तस्वीरें। यूक्रेन में जंग, रूस का आक्रामक ऐलान और गाजा में जिंदा रहने की लड़ाई। सवाल सिर्फ एक, क्या नया साल दुनिया के लिए नई उम्मीद लाएगा या जंग का नया अध्याय। हम इसी सवाल के साथ करते हैं शुरुआत। और बड़ी खबर के साथ में आपको ये भी बताते चले, जिस तरह से नए साल की रात जब दुनिया जश्न में डूबी थी, तभी यूक्रेन के लिए कयामत टूट पड़ी। आधी रात के साथ ही यूक्रेन के आसमान से मिसाइलों और ड्रोन की बौछार शुरू हो गई। जश्न की जगह सायरनों की आवाज, आतिशबाजी की जगह धमाकों का शोर। शहर के शहर दहल उठे। लोग नए साल का स्वागत नहीं बल्कि जान बचाने के लिए बंकरों की ओर भागते हुए दिखे। नया साल लेकिन यूक्रेन के लिए वही पुरानी जंग, वही पुराना डर। दुनिया जहां नए साल के जश्न में डूबी हुई थी, जहां आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजियों से जगमगा रहा था, वहीं यूरोप के दिल में मौत आसमान से बरस रही थी। रूस और यूक्रेन नए साल की रात भी जंग के साए में थे। आधी रात घड़ियां जैसे ही 12 बजती हैं, यूक्रेन के शहरों में जश्न नहीं सायरन गूंजने लगते हैं। कभी ड्रोन, कभी मिसाइल और हर पल एक ही डर, अगला धमाका कहां होगा किसी को नहीं पता।
रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन की झड़ी लगा दी। शहर के शहर दहल उठे। आसमान से बरसती आग ने नए साल की रात को खौफनाक बना दिया। ये हमले ऐसे वक्त हुए हैं जब युद्ध रोकने की कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं, लेकिन मैदान में हालात इसके ठीक उलट हैं। हमले थमने के बजाय और तेज होते जा रहे हैं। यूक्रेन के अहम बंदरगाह शहर ओडिशा पर रूस का ड्रोन अटैक, आवासीय इमारतें निशाने पर रहीं। बिजली का ढांचा तबाह हुआ। अंधेरे में पूरा इलाका डूब गया। इस हमले में बच्चों समेत 6 लोग घायल हुए और हजारों घरों की बिजली सप्लाई ठप हो गई। ठंड, अंधेरा और डर यूक्रेन के आम नागरिक फिर एक बार सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। दरअसल रूस ने इस साल यूक्रेन के शहरी इलाकों पर लंबी दूरी के हमले और तेज कर दिए। खास तौर पर निशाने पर है ऊर्जा और बिजली के ढांचे। मकसद साफ है, कड़ाके की सर्दी में यूक्रेन को पानी, बिजली और हीटिंग से महरूम करना। करीब 4 साल पहले रूस ने अपने पड़ोसी यूक्रेन पर हमला किया था। तब से युद्ध थमा नहीं, बस रूप बदलता रहा। लेकिन नए साल की रात यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा। यूक्रेन ने रूस के तेल ठिकानों पर ड्रोन अटैक किए। रूस के 2 तेल ठिकानों पर भीषण आग लगी। लपटें आसमान तक उड़ती दिखी। यानी जंग सिर्फ मोर्चों पर नहीं, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था पर भी सीधा वार है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के घर के पास हाल ही में ड्रोन अटैक की खबरों के बाद मॉस्को और ज्यादा बौखला गया है और इसी बौखलाहट का नतीजा यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले, ड्रोन, मिसाइल, एयर डिफेंस और सायरन। यूक्रेन के शहरों में हर रात एक सवाल, आज कौन बचेगा कौन नहीं। युद्ध रोकने की अपील कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दोनों तरफ हमले और तेज हो रहे हैं। नए साल की शुरुआत किसी के लिए उम्मीद लेकर आई तो किसी के लिए मलबा, अंधेरा और डर। यूक्रेन के लिए 2026 की शुरुआत भी जंग की आग में। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये आग कभी ठंडी पड़ेगी या आसमान से बरसती मौत इस तरह नए सालों का स्वागत करती रहेगी। रूस ने अब दुनिया को साफ संदेश दे दिया है। पुतिन के घर पर हुए ड्रोन हमलों के सबूत सामने रखकर मॉस्को ने बता दिया कि अब सब देखा जा रहा है, सब कुछ देख लिया गया है। बर्फ में पड़े ड्रोन के मलबे, कटे तार, टूटे कलपुर्जे। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, यह हमला सीधे रूस के सत्ता केंद्र पर था।
यूक्रेन लगातार इस हमले से इनकार करता रहा, लेकिन अब रूस कह रहा है, सबूत बोल रहे हैं। पुतिन के घर तक ड्रोन पहुंचाना रूस के लिए सीधे बड़ी चुनौती है और संकेत साफ, अब जवाब और सख्त होगा। मॉस्को का संदेश दुनिया के लिए साफ है, यूक्रेन के लिए हालात और मुश्किल वाले हो सकते हैं। जंग का पारा अब और ऊपर जाने वाला है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच अब रूस ने दिखाए वो सबूत जिनका यूक्रेन लगातार इनकार करता रहा। पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक और अब मॉस्को का बड़ा दावा, हमारे पास है ठोस सबूत। पुतिन के आवास पर ड्रोन हमलों को लेकर अब नया मोड़ आ गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वो फुटेज जारी की है जो सीधे सीधे यूक्रेन के दावों को चुनौती देती है। यूक्रेन अब तक कहता आया कि पुतिन के घर पर हुए हमले से उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब रूस कह रहा है अगर हमला नहीं हुआ तो ये क्या है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी वीडियो में बर्फ से ढकी जमीन पर काले रंग के ड्रोन का मलबा दिखाया गया है। टूटे हुए कलपुर्जे, कटे फटे तार और ड्रोन के ढांचे के हिस्से। मॉस्को का दावा है ये सिर्फ कोई साधारण ड्रोन नहीं था। रूस का कहना है कि इस ड्रोन में करीब 6 किलो विस्फोटक लदा हुआ था। यानी अगर ये ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंच जाता तो अंजाम काफी गंभीर हो सकता था। सबसे बड़ा दावा, पुतिन के आवास और उसके आसपास कुल 91 ड्रोन भेजे गए। रूस का कहना है इनमें से ज्यादातर को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। सवाल ये है 91 ड्रोन और वो भी रूस की राजधानी के बेहद संवेदनशील इलाके में। अगर यूक्रेन शामिल नहीं तो फिर ये ड्रोन आए कहां से? रूसी रक्षा मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा यूक्रेन का इनकार तथ्यों से मेल नहीं खाता। मॉस्को का आरोप है ये हमला सीधे रूस की संप्रभुता पर वार था। रूस इसे सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं मान रहा, बल्कि इसे राजनीतिक उकसावे की कार्रवाई बता रहा। और यही वजह है कि पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच सकता है। फिलहाल यूक्रेन की तरफ से इन फुटेज पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पहले भी कीव इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है। एक तरफ पुतिन का घर, दूसरी तरफ यूक्रेन के शहर। ड्रोन और मिसाइलों अब सिर्फ मोर्चे पर नहीं सत्ता के केंद्रों तक पहुंच चुकी हैं।
ड्रोन वार, मिसाइल स्ट्राइक और सबूतों की जंग। रूस यूक्रेन युद्ध अब और खतरनाक मोड़ पर है। रूस कह रहा है हमारे पास सबूत है, यूक्रेन कह रहा है हमने हमला किया ही नहीं। लेकिन सच ये है, ड्रोन अब सत्ता के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। और जब जंग राष्ट्राध्यक्षों के घरों तक पहुंचे तो समझ लीजिए तनाव अपने सबसे खतरनाक स्तर पर है। सवाल ये है, क्या ये सबूत जंग को और भड़काएंगे या दुनिया इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? नए साल की शुरुआत और जंग के दो ध्रुव, जो ये कहा जाए उससे बिल्कुल अलग संदेश। एक तरफ मॉस्को जहां पर राष्ट्रपति पुतिन ने जीत का बुगल फूंका, दूसरी तरफ कीव जहां राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने थकान, दर्द और युद्ध के अंत की पुकार लगाई। नए साल की शुरुआत और जंग के दो ध्रुवों से बिल्कुल अलग संदेश आया। एक तरफ मॉस्को बार बार ये कहते हैं कि जिस रूप में यहाँ पर अब बड़े स्तर पर अगर हमला किया गया है तो जवाबी कार्रवाई उसी रूप में सख्त की जाएगी, लेकिन ज़ेलेंस्की के सुर यहाँ पर अलग होते हुए नजर आते हैं। नए साल की शाम पर रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्र को संबोधित करते हैं और सीधे सीधे यूक्रेन युद्ध को लेकर सबसे बड़ा दावा करते हैं। पुतिन कहते हैं यूक्रेन के साथ जंग रूस की जीत के साथ ही खत्म होगी। – 2026 की शुरुआत पर पुतिन ने रूस की अंतिम जीत को लेकर भरोसा जताया और देश के नागरिकों से सीधी अपील की, अपने सैनिकों के साथ डटकर खड़े रहें। पुतिन का कहना है, हमें आप पर और हमारी जीत पर पूरा यकीन है। उन्होंने कहा कि रूस के करोड़ों लोग हर पल मोर्चे पर लड़ रहे हैं, अपने सैनिकों के बारे में सोच रहे हैं। पुतिन ने रूसी सेना के साहस और बलिदान की तारीफ की और साफ कहा, रूस ना झुकेगा, ना थकेगा, ना पीछे हटेगा। पुतिन का ये बयान सिर्फ नया साल का संदेश नहीं था, एक सख्त राजनीतिक संकेत है कि मॉस्को अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कीव से एक बिल्कुल अलग आवाज आती है। ज़ेलेंस्की नए साल पर देश को संबोधित करते हैं और शब्दों में झलकती है थकान, दर्द और शांति की चाह। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि हमें युद्ध का अंत चाहिए, यूक्रेन का नहीं।
हम लड़ाई से थक चुके हैं। हम अपने लोगों को और तबाही में नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा कि यूक्रेन शांति चाहता है, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं। ज़ेलेंस्की ने दुनिया से अपील की है कि युद्ध रोका जाए, लेकिन यूक्रेन की संप्रभुता कायम रहे। एक तरफ पुतिन जो जीत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की जो युद्ध के अंत की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ दो नेताओं के बयान नहीं, ये दो अलग अलग सोच हैं। एक सोच जहां जंग से राष्ट्रीय ताकत साबित करनी है, दूसरी सोच जहां जंग से जनता को बचाना है। चार साल से जारी इस युद्ध ने हजारों जिंदगियां छीनी हैं, शहर उजाड़े हैं और पीढ़ियों को जख्म दिए हैं। दुनिया नए साल पर शांति की कामना कर रही है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच 2026 की शुरुआत भी जंग के शोर में हुई है। पुतिन की जीत की जिद और ज़ेलेंस्की की शांति की अपील, इनके बीच फंसा है पूरा यूरोप और वैश्विक राजनीति। नया साल, नई उम्मीदें, लेकिन सवाल वही पुराना, क्या हथियार शांति की आवाज सुनेंगे या जंग के दावे और तेज होते जाएंगे? एक तरफ जीत का ऐलान, दूसरी तरफ युद्ध के अंत की गुहार। अब फैसला वक्त करेगा 2026 इतिहास में किस नाम से दर्ज होगा। तो क्या 2026 में भी जंग रुकने वाली नहीं है? नए साल की शुरुआत, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध पर कोई विराम नहीं। पुतिन के घर पर ड्रोन हमला और उसके बाद मॉस्को की बौखलाहट। ये सिर्फ एक हमला नहीं, ये सीधे सीधे रूस के सत्ता केंद्र को चुनौती माना जा रहा है। पुतिन गुस्से से उबल रहे हैं और इतिहास गवाह है, जब पुतिन नाराज होते हैं तो जवाब और ज्यादा सख्त होता है। सवाल बड़ा है, क्या 2026 में पुतिन यूक्रेन के और इलाकों पर कब्जे की कोशिश करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस, यूरोप के ये बड़े नाम जिस तरह से सैन्य तैयारियां तेज कर रहे हैं, वो साफ संकेत दे रहे हैं रूस से टकराव की आशंका अब सिर्फ कयास नहीं रही। सीमाओं पर सैनिक, लॉजिस्टिक्स हब, हथियारों की तैनाती और खुली चेतावनियां। यूरोप मान रहा है रूस का खतरा बढ़ रहा है और इसी सोच के साथ पूरा महाद्वीप अब महाजंग की तैयारी में जुटता दिख रहा है। सवाल यही है, क्या ये तैयारियां जंग को रोकेंगी या जंग को बुलावा दे रही हैं?
यूक्रेन की जंग अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रही। यूरोप के नक्शे पर एक के एक करके नए मोर्चे खुलते जा रहे हैं और अब जो संकेत मिल रहे हैं वो बता रहे हैं रूस बनाम नेटो की सीधी टक्कर। अब सिर्फ आशंका नहीं, एक संभावित हकीकत बनती जा रही है। संभावित महायुद्ध का पहला दरवाजा वही फिनलैंड, जो नेटो का नया सदस्य है और रूस की सबसे लंबी सीमा से सीधा सटा हुआ है। रूस के खिलाफ नेटो की रणनीति का फ्रंट लाइन स्टेट बन चुका है फिनलैंड। और अब यहाँ युद्ध की तैयारियां कागजों से निकलकर जमीन पर दिखने लगी हैं। फिनलैंड में सिर्फ सेना नहीं, पूरी जनता को युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। सरकारी स्तर पर सिविल डिफेंस ट्रेनिंग, आपातकालीन गाइडेंस और युद्ध जैसी हालात से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सबसे चौंकाने वाली बात, फिनलैंड के सांसद अब अंडरग्राउंड बंकरों में युद्ध अभ्यास करेंगे। यानी अगर हालात बिगड़े तो सत्ता का संचालन भी जमीन के नीचे से होगा। फिनलैंड साफ मान रहा है कि उसे सबसे बड़ा खतरा रूस से है और इसी आशंका के चलते फिनलैंड ने एक बेहद सख्त कदम उठाया है। नेटो की समुद्री सीमा में जैसे ही रूसी जहाज दाखिल हुआ, फिनलैंड ने उसे जब्त कर लिया। सीधा संदेश, अब कोई ढील नहीं, अब हर मोमेंट पर सख्त नजर है। बाल्टिक सागर अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, ये बनता जा रहा है रूस और नेटो के बीच समुद्री शक्ति प्रदर्शन का मैदान। दावा है कि नेटो अब रूस के खिलाफ बहुस्तरीय रणनीति पर काम कर रहा है। जमीन, समंदर और हवा, तीनों मोर्चों से रूस पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। इस रणनीति में पोलैंड की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। पोलैंड में नेटो का विशाल लॉजिस्टिक केंद्र तैयार किया जा रहा है। ये लॉजिस्टिक हब बहुत जल्द पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसका मतलब कम समय में ज्यादा हथियार, ज्यादा सैनिक और ज्यादा सप्लाई। इतना ही नहीं, रोमानिया में भी नेटो एक और लॉजिस्टिक हब खोलने जा रहा है। यानी पूर्वी यूरोप में नेटो का सप्लाई नेटवर्क तेजी से मजबूत हो रहा है। इन लॉजिस्टिक हब्स का सीधा मतलब है, अगर युद्ध होता है तो रूस की सीमाओं तक हथियार पहुंचाने में अब देर नहीं लगेगी। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तीनों बाल्टिक देश
पहले से ही नेटो के फ्रंटलाइन स्टेट हैं और अब इनके जरिए रूस की उत्तरी पश्चिमी घेराबंदी लगभग पूरी हो चुकी है। इतना ही नहीं, अब नजरें हैं बेलारूस की सीमा पर, जहां पर रूस की मजबूत सैन्य मौजूदगी है। सूत्रों के अनुसार नाटो यहां बड़ी तैयारी कर सकता है और एक बड़ा मोर्चा भी यहां पर बना सकता है। काला सागर, यहां से रूसी युद्धपोतों पर नजर रखी जा रही है। नाटो की रणनीति में काला सागर बेहद अहम बन चुका है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्श का बयान काफी अहम माना जा सकता है। मर्श ये क्लियर कह चुके हैं कि यूरोप के खिलाफ रूस की आक्रामकता लगातार बढ़ी है और यूरोप को अब आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जर्मनी का यह बयान इस बात का संकेत है कि अब सिर्फ पूर्वी यूरोप नहीं, पूरा यूरोप रूस को लेकर चिंतित है। मॉस्को की नजर से देखें तो नेटो की ये सारी गतिविधियां सीधी घेराबंदी जैसी है और यही वजह है रूस भी अपने सैन्य कदम तेज कर सकता है। फिनलैंड की सीमा, बाल्टिक सागर, पोलैंड और रोमानिया के हब, काला सागर, हर दिशा में तनाव बढ़ रहा है। ये सवाल अब और तेज हो गया है, क्या रूस यूक्रेन युद्ध एक बड़े यूरोपीय युद्ध में बदलने वाला है? इतिहास गवाह है, जब तैयारी बहुत ज्यादा हो तो चिंगारी कभी भी आग बन सकती है। फिनलैंड से शुरू होती ये तैयारियां कहां तक जाएंगी ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है, यूरोप एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। अगर ये मोड़ गलत दिशा में मुड़ गया तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। फिनलैंड से शुरू होती नेटो की सैन्य तैयारियां अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रही। ये तैयारियां एक के बाद एक पूरे यूरोप में फैलती जा रही हैं। और सवाल यही, ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा, या फिर ये रुकने के लिए नहीं बल्कि टकराव के लिए है? फिनलैंड जो दशकों तक तटस्थ रहा, आज नेटो का सबसे संवेदनशील फ्रंटलाइन स्टेट बन चुका है। रूस की सीमा से सीधा सटा हुआ ये देश अब संभावित महायुद्ध का पहला दरवाजा माना जा रहा है। यहाँ जनता को युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है। अंडरग्राउंड बंकर, आपातकालीन योजनाएं,
और सत्ता संचालन के वैकल्पिक रास्ते, ये सब शांति के नए संघर्ष के संकेत हैं। इतिहास बताता है, जब सांसद बंकरों में अभ्यास करे तो खतरा सिर्फ कल्पना नहीं होता। फिनलैंड अकेला नहीं, पोलैंड, रोमानिया, बाल्टिक देश एक एक कर पूरा पूर्वी यूरोप नेटो की सैन्य संरचना में ढलता जा रहा है। पोलैंड में नेटो का विशाल लॉजिस्टिक्स सेंटर, रोमानिया में दूसरा बड़ा हब। इनका मतलब सिर्फ गोदाम नहीं, इनका मतलब है कम समय में ज्यादा हथियार और ज्यादा सैनिक। ये तैयारी रक्षा के लिए है या हमले की संभावना के लिए? यही सवाल मॉस्को भी पूछ रहा है। उत्तर में बाल्टिक सागर, दक्षिण में काला सागर, दोनों तरफ से रूस पर सामरिक दबाव बढ़ाया जा रहा है। समंदर भी अब शांत नहीं, रणनीति का मैदान बन चुके हैं। बीच में है बेलारूस, जहां रूस की मजबूत सैन्य मौजूदगी है और जहां नेटो की गतिविधियां मॉस्को को सीधा उकसावे जैसी लगती हैं। रूस इसे सिर्फ सुरक्षा कदम नहीं मानता। मॉस्को के मुताबिक ये उसकी घेराबंदी की कोशिश है और इतिहास गवाह है, जब रूस को घिरा हुआ महसूस होता है तो उसकी प्रतिक्रिया काफी सख्त होती है। पुतिन कई बार साफ कह चुके हैं, अगर यूरोप जंग लड़ने को तैयार है तो रूस भी पूरी तरह तैयार है। पुतिन का दावा है, नेटो की हेकड़ी चंद मिनटों में निकाल दी जाएगी। उनका कहना है कि यूरोप के देश सिर्फ बयान देते हैं, लेकिन जमीन पर धराशायी हो जाएंगे। और यही बयान यूरोप को डराते भी हैं और उकसाते भी हैं। इसी वजह से यूरोप अब सिर्फ भरोसे पर नहीं, बल्कि तैयारी पर चल रहा है। जर्मनी के चांसलर मर्ज का हालिया बयान भी इसी डर की ओर इशारा करता है। मर्ज के मुताबिक यूरोप के खिलाफ रूस की आक्रामकता लगातार बढ़ रही है। अब यूरोप ये मानने लगा है कि खतरा काल्पनिक नहीं वास्तविक है, और इसी सोच ने यूरोप को फिर से सैन्य रास्ते पर ला खड़ा किया है। एक तरफ नेटो जो कहता है हम सिर्फ बचाव कर रहे हैं, दूसरी तरफ रूस जो कहता है हम उकसावे का जवाब देंगे। यही टकराव सबसे खतरनाक है, जब दोनों पक्ष खुद को सही माने और पीछे हटने को तैयार न हो। यूरोप का इतिहास इसी तरह की गलत फहमियों से भरा है, जहां पर तैयारियां रक्षा के नाम पर हुई और नतीजा महायुद्ध बना। आज हालात फिर वैसे ही हैं। फिनलैंड से शुरू होती ये तैयारियां कहां तक जाएंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा।
लेकिन इतना तय है, यूरोप एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ा है और अगर ये मोड़ गलत दिशा में मुड़ गया तो सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि रूस आक्रामक है, नेटो सतर्क है और दुनिया इस टकराव की सीमा में खड़ी है। लेकिन उस टकराव से पहले रूस किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, न रुकने को राजी है और यही जिद आज यूरोप को सबसे ज्यादा डरा रही है। मॉस्को का संदेश साफ है, दबाव से नहीं झुकेंगे, धमकियों से नहीं डरेंगे। यूक्रेन हो या नेटो, रूस पीछे हटने के मूड में नहीं है। पुतिन खुद ये मान चुके हैं, अगर यूरोप पर सीधा हमला होता है तो अमेरिका खामोश रह सकता है और यही सोच नेटो के भीतर बेचैनी बढ़ा रही है, क्योंकि नेटो की ताकत हमेशा एक बात पर टिकी रही, अमेरिका के साथ। लेकिन इस बार वाशिंगटन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। ना कोई खुली चेतावनी, ना कोई साफ रणनीति, ना कोई निर्णायक बयान। यूरोप के देश सोच रहे हैं, अगर हालात बिगड़े तो क्या अमेरिका वाकई मैदान में उतरेगा या फिर यूरोप को अकेले ही रूस का सामना करना पड़ेगा। इधर मॉस्को में इसी खामोशी को सुकून की तरह देखा जा रहा है। रूस मान रहा है, अमेरिका फिलहाल सीधे टकराव से बचेगा और यही सोच रूस को और आक्रामक बना सकती है। अगर ये अनुमान गलत साबित हुआ तो नुकसान बड़ा होगा और अगर ये अनुमान सही निकला तो खतरा और भी ज्यादा होगा। बहरहाल इतिहास के पन्नों को जब उलट कर देखते हैं तो महायुद्ध अक्सर गलत आकलन से शुरू होते हैं। एक पक्ष दूसरे की चुप्पी को कमजोर समझ लेता है और फिर वो कदम उठाता है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। आज यूरोप ठीक उसी मोड़ पर है जहां उसे रूस से भी डर है और अमेरिका की खामोशी से भी। अगर रूस ने अमेरिका की चुप्पी को हरी झंडी समझ लिया तो टकराव सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये खामोशी रणनीति है या सबसे बड़ी गलती? क्योंकि अगर इतिहास ने फिर करवट ली तो ये गलती प्रलय बन सकती है और तब किसी के पास पछतावे का वक्त नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
कहते हैं साल बदलते हैं तो लोगों की किस्मत बदलती है, नई उम्मीदें, नए हौसले, नई शुरुआत। लेकिन दुनिया में एक शहर ऐसा है जहां किस्मत नहीं बदलती, बस दर्द गहराता जाता है। वो शहर है गाजा, जहां आंसू भी साधारण नहीं बल्कि खून के आंसू हैं। हर कदम पर जख्म है, हर सांस के साथ में डर है, बमों से टूटी जिंदगी और अब भूख प्यास और बारिश से जूझता इंसान। दुनिया नए साल का जश्न मना रही है और गाजा अभी भी सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ नया साल नहीं आता, यहाँ सिर्फ दर्द की तारीख बदलती है। गाजा अपनी बदनसीबी पर खून के आंसू रो रहा है। एक ऐसी जमीन जहां आसमान से सिर्फ बारिश नहीं, मौत बरस रही है। पहले बमों से खंडहर किया गया, घर उजड़े, गलियां वीरान हुई, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। हजारों जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। क्योंकि बमों की बारिश ने जिंदगी की सांसों पर पाबंदी लगा दी। हम लोग के बीच जीना दुश्वार हो गया था। हर दिन, हर रात डर, दहशत और खौफ के साए में बच्चों की नींद सायरनों से टूटती थी। माँ बाप की उम्मीद हर धमाके के साथ और कमजोर होती जाती थी। कई सालों तक बमों की गूंज गाजा की पहचान बन गई। एक ऐसी पहचान जिसे किसी ने चुना नहीं, लेकिन हर किसी ने झेला। फिर कुछ महीने पहले जब शांति वार्ता रंग लाई, जब बंदूकों की आवाज कुछ देर के लिए थमी, तो लगा शायद अब जिंदगी दोबारा सांस ले पाएगी। लगा कि बच्चे फिर से स्कूल जाएंगे। लगा कि माएं बिना डर के रोटी बना पाएंगी। लगा कि रोजमर्रा की जिंदगी फिर लौट पाएगी। लेकिन किस्मत ने गाजा के लोगों के लिए कुछ और ही लिखा था। अब अगर बम गिरना कुछ देर को रुका है, तो एक और खामोश हथियार चल पड़ा है। प्यास, भूख, एक निवाले रोटी के लिए तड़प। गाजा में लोग बमों से नहीं, भूख और प्यास से मरने के डर में जी रहे हैं। पानी की बोतल सोने से महंगी हो गई है। रोटी सपना बनती जा रही है। इधर बम गिरने बंद हुए तो उधर जिंदगी रोकने की दूसरी प्लानिंग शुरू हो गई। सप्लाई रुकी, रास्ते बंद और मदद सीमाओं पर अटकी। एक मां के सामने सवाल है, पहले किसे बचाऊं, अपने बच्चे को या उसकी भूख को? दुनिया देख रही है, लेकिन गाजा में हर गुजरता दिन एक नई परीक्षा है। यहां लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, यहां लड़ाई जिंदा रहने की है। गाजा के लोग युद्ध नहीं चाहते, ये सिर्फ जिंदगी चाहते हैं। पहले बमों ने उनसे घर छीना, अब भूख और प्यास। उनसे उम्मीद छीन रही है। गाजा आज भी पूछ रहा है,
क्या इंसान को मारने के लिए हमेशा हथियार जरूरी होते हैं या कभी कभी खामोशी भी काफी होती है? तो नए साल में भी गाजा में क्या उम्मीद की किरण नजर आएगी? ऐसे आसार फिलहाल तो लगते हुए नजर नहीं आते। भले ही ये कहा जाए कि पीस प्लान की बात होती है, लेकिन वो पीस प्लान क्या वाकई में गाजा की आवाम को पीस देकर जाएगा, ये सोचने वाली बात है। आक्रमण में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरें आगे भी लगातार जारी हैं। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।